हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो कि वीडियो को आने में 2-3 दिन लेट हो गया। उसके लिए कुछ पर्सनल रीजंस हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आगे मैं ध्यान रखूँगा कि जो कंसिस्टेंसी हमने बरकरार रखी है वो बीच में ब्रेक ना हो। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिए, जिसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन, कई तरीके की रिएक्शंस जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है, ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ ली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली। फर्स्ट ऑर्डर की हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ रखी हैं कि x% कंप्लीशन ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, और जब हाफ लाइफ दे रखी होंगी तब आप क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं कंसेंट्रेशन, मतलब कितनी हाफ लाइफ बाद कोई भी पार्टिकल या कोई भी रिएक्टेंट कितना बचेगा। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। ओके, और ये इस साल के लिए मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बिकॉज जिस तरीके से सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसमें आखिरी का जो कॉम्प्रीहेंशन है, जो केस स्टडी पार्ट है, वो पूरा का पूरा रेडियो एक्टिविटी पे ही डिपेंड कर रखा है उन्होंने। तो इस वजह से रेडियो एक्टिव डिके को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और आज पूरे लेक्चर में केवल हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए बिना किसी समय को बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेडियो एक्टिव डिके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या फिर रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, या तो आप रेडियो एक्टिव डिके कह दीजिए या आप डिसइंटीग्रेशन कह दीजिए, बात एक ही होगी। ओके, चलिए, तो रेडियो एक्टिव डिके समझने से पहले सबसे पहले तो ये समझिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी सिंपल क्या है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अंदर से क्या एमिट करते हैं, पार्टिकल्स एमिट करते हैं। जैसे कि आप 2 तरीके की रेडियो एक्टिविटी जानते हैं, एक तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है और एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है। ओके, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, मतलब ऐसी रेडियो एक्टिविटी जो खुद से ही होती हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये क्या करते हैं, ये खुद से ही अल्फा बीटा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं या फिर गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो ऐसी रेडियो एक्टिविटी जो खुद से ही होती है, अपने आप ही नेचर में होती है, उसे आप क्या बोलते हो, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ओके, जो खुद से ही क्या हो रेडियो एक्टिविटी खुद से ही होने लगे एलिमेंट्स के अंदर, उसे आप क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपके लिए क्या है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो इन्हें आप एक तो रेडियो एक्टिव कहते हो। रेडियो एक्टिव क्यों कहते हो, क्योंकि ये अपने आप ही क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब ये अपने अंदर से अपने आप ही अल्फा रेज, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इनको आपको कराने की जरूरत नहीं होती, ये क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही होते हैं। तो जब पार्टिकल्स का एमिशन अपने आप ही होने लगे, स्पॉन्टेनियसली होने लगे, और वो क्या एमिट करने लगे, अल्फा और बीटा पार्टिकल या फिर गामा रेडिएशन एमिट करने लगेंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन वही आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते ही नहीं है, जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं होते, उन्हें भी हम क्या बना देते हैं, रेडियो एक्टिव बना देते हैं। कैसे, जैसे कोई एलिमेंट है, अब वो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराना शुरू कर देते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब आप क्या करते हो, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या कराने लगते हैं, बॉम्बार्डमेंट कराने लगते हैं। जिससे वो क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है वो अपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में ब्रेक हो जाता है। किसमें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद उसका क्या होने लगता है, डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कि कोई एक एलिमेंट रेडियोएक्टिव नहीं था, लेकिन उस पर हम लोगों ने क्या किया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई, जिससे वो अपने रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स में ब्रेक हो गया और उसका फर्दर डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। तो हम लोग कह देते हैं कि अब ये एलिमेंट क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेट होने लगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या थी, जो अपने आप ही हो रही थी, और आर्टिफिशियल क्या थी, कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं था, फिर भी उसके ऊपर जब हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या कराई, बॉम्बार्डमेंट कराई। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब उनकी आप लोगों ने बॉम्बार्डमेंट कराई, तो वो जो एलिमेंट रेडियोएक्टिव नहीं था उसके भी क्या निकल के आ गए, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स बन गए। फिर उसके बाद उसका क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगा। तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है,
तो इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, क्या होता है रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन पढ़िए जरा। द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स बाय एनी रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, सुन लीजिए ध्यान से, किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जब पार्टिकल्स का एमिशन होना शुरू हो जाता है, जब वो पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाता है, तो उसे आप क्या कहते हो, रेडियो एक्टिव डिके कहते हो। समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए। जब किसी रेडियो एक्टिव पार्टिकल से या फिर किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, जब किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से पार्टिकल्स का एमिशन होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके पार्टिकल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। ओके, या फिर आप डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव डिके या फिर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूँ रेडियो एक्टिव डिके की, कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप अपने पार्टिकल्स में एमिट होना शुरू हो जाता है, तो उसे आप क्या कहते हो, रेडियो एक्टिव डिके कहते हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोगों को इसके लिए कुछ एक फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं और फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। इफ एन नॉट एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनिशियली, मतलब मान के चलो शुरुआत में कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट था जिसके कितने एटम्स थे, एन नॉट थे। कितने, एन नॉट। एन नॉट मतलब एन जीरो से दिखा रहे हैं, एन जीरो का मतलब शुरुआत में जब कुछ शुरू हुआ ही नहीं था तब उसके एटम्स कितने थे, एन नॉट थे। कितने थे, एन नॉट। ओके, तो उसकी शुरुआत में पार्टिकल्स कितने थे, मतलब एटम्स कितने थे, एन नॉट थे। लेकिन किसी टाइम टी के बाद, किसी टाइम टी के बाद उसके एटम्स कितने रह गए, एन रह गए। ठीक है, किसी टाइम टी के बाद उसके एटम्स कितने रह गए, एन रह गए। तो उसके लिए आपको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लिखना आना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसके लिए के की वैल्यू रखेंगे। मतलब जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला कि ये किसकी एप्लीकेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एप्लीकेशन है, तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो किससे मिलते जुलते होंगे, फर्स्ट ऑर्डर से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, और आंसर्स भी किससे निकाल के लाएंगे, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से निकाल के लाएंगे। ओके, कुछ रिजल्ट्स हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के भी इसमें यूज करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के टी टाइम जीरो पे, मतलब जब उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ था, तो एटम्स कितने थे, एन नॉट थे। लेकिन आफ्टर टी टाइम, मतलब टी टाइम के बाद उसके एटम्स कितने रह गए, एन रह गए। तो उसके लिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, तो चेक करिए जरा कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसी टाइम टी पे जब हम लिखेंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जब किसी टाइम टी पे लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस डी एन अपॉन में डी टी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन के प्रोपोर्शनल होगा। माइनस डी एन अपॉन डी टी का मतलब समझते हो कि जैसे जैसे, अब आप देखो पहले एन नॉट था, पहले क्या था, एन नॉट। अब जैसे जैसे टाइम बीता होगा ये कम होता गया होगा, कम होता गया होगा, तो रेट कम होती गई होगी। रेट कम होने का मतलब क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस साइन लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते, ये बता चुका हूं मैं पहले ही लेक्चर में कि आर ओ आर कैसे लिखते हैं। अब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसलिए उसमें हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है, इसलिए माइनस का साइन लगा रहे हैं। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के प्रोपोर्शनल होता है। जो टी टाइम पे क्या बचे होंगे, एन एटम्स बचे होंगे, उनके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे। किसका साइन हटा रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे हैं। कौन सा कांस्टेंट ला रहे हैं, के कांस्टेंट ला रहे हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, के कांस्टेंट लगा दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू एन। माइनस डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू एन। अब आप एक चीज का विशेष ध्यान देंगे कि ये जो k इंटू एन है इसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। ओके, तो कभी भी ऐसे सवाल में पूछा जाए कि इस एलिमेंट की एक्टिविटी बताओ, तो एक्टिविटी का मतलब आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना होगा, k इंटू एन। ओके, जहां पे k क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो ये k है वो क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। बिकॉज क्यों लगाया हमने, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तब k लगाया, इस वजह से इस k को क्या कहा जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो देखिए जरा, तो अब आप एक चीज देखो, इस ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन में एन, एन नॉट अपॉन में एन। अब ये कैसे आया होगा, तो आप फर्स्ट ऑर्डर की जो हमने इंटीग्रेटेड रेट वाला एक्सप्रेशन निकाला था उसमें हमने वैल्यू क्या निकाली थी, k इज इक्वल्स टू
2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट अपॉन में सी टी, इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन किसी टाइम टी पे कंसेंट्रेशन, ये बताया था। अब ये फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है, वही फॉर्मूला यूज किया, बस अंतर क्या किया कि एन नॉट क्या था, किसी मतलब जब रिएक्शन डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ था तब नंबर ऑफ एटम्स कितने थे वो डिवाइडेड बाई किसी टाइम टी के बाद जितने बचे वो। ओके, तो उसी तरीके से हम लोगों ने, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर की जब डेरिवेशन करी थी तो किस तरीके से प्रोसीड किया था, उसमें क्या किया था कि माइनस के डी टी को के की तरफ शिफ्ट कर देंगे और एन नीचे आ जाएगा, माइनस के डी टी को के की तरफ शिफ्ट कर देंगे और एन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने लिमिट चढ़ाई, इंटीग्रेशन किया और लिमिट चढ़ाई 0 टाइम पे एन नॉट और टी टाइम पे एन। ठीक है, तो के माइनस के इंटू डी टी का क्या आया था, माइनस के टी, और उस तरफ क्या आया था लॉग एन माइनस एन नॉट, कुछ इसी तरीके से आया था ना भाई, आया था कि नहीं? हाँ, तो डेरिवेशन को आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, वहां पे प्रॉपर डेरिवेशन करवा रखी है किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वैल्यू आई थी। सेम वही डेरिवेशन हम लोगों को यहाँ करनी है और रिजल्ट क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन में एन, जहां पे एन नॉट क्या था, इनिशियली जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे वो, और एन क्या था, टी टाइम, आफ्टर टी टाइम के बाद जितने नंबर ऑफ एटम्स रहे वो। तो इसका यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि सवाल में डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे दें, एन नॉट और एन की वैल्यू दे दें, आपसे टाइम पूछे कि कितने टाइम में कितना बचेगा या क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। अब हाफ लाइफ में कई बार जब जब हाफ लाइफ का जिक्र होता है मैं हाफ लाइफ की डेफिनेशन बताता हूँ कि हाफ लाइफ क्या होता है। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम जिसपे किसी भी स्पेसी की कंसेंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, एक ऐसा टाइम जिसपे किसी भी स्पेसी की कंसेंट्रेशन उसके इनिशियल कंसेंट्रेशन की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। अब ऐसे ही हाफ लाइफ हम किसके लिए निकालेंगे, रेडियोएक्टिव डिके के लिए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आया था, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला आया था 0.693 अपॉन के, या फिर उसे ln2/k कह रहा था मैं। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी सेम, अब भाई देखो फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन है तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी तो फर्स्ट ऑर्डर का यूज होगा कि नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर वाला। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला क्या था, 0.693 अपॉन के, या फिर आप यहाँ से इस वैल्यू को कुछ लॉग के टर्म्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, 2.303 अपॉन के लॉग 2। ओके, या तो आप 0.693 अपॉन के यूज कर लीजिए या फिर आप इस वैल्यू को यूज कर लीजिए। देखो जब आप log 2 की वैल्यू 0.3010 रखोगे और 2.30 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वैल्यू यही आएगी। ओके, तो या तो आप इसको यूज कर लो या आप उसको यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो या तो आप 0.693 अपॉन के यूज कर लेंगे या फिर 2.303 अपॉन के log 2 यूज कर लेंगे, वो आपकी इच्छा है। आप जैसे चाहो, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मतलब रेडियोएक्टिव डिके के लिए। ओके, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि सारी की सारी एप्लीकेशंस किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की तो है, तो जो भी रिजल्ट्स यूज होंगे वो किसके यूज होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के यूज होंगे। इस वजह से इसमें फॉर्मूला भी आप देखो, ये वाला फॉर्मूला भी फर्स्ट ऑर्डर का ही है, बस वहां पे सी नॉट अपॉन में सी टी था, यहाँ पे एन नॉट अपॉन में एन है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद हाफ लाइफ का फॉर्मूला वहां पे भी 0.693 अपॉन के था, यहाँ पे भी 0.693 अपॉन के है। ठीक है, या फिर आप लॉग के टर्म्स में लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के log 2। ओके, ठीक है। अब देखो कुछ बुक्स में आपको ऐसा लिखा दिखेगा, यहाँ पे तो मैं एन नॉट अपॉन एन लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ बुक्स में वो ऐसे लिख देते हैं कि इनिशियल ए था और फाइनल क्या हो गया भाई, कम हुआ है तो a माइनस एक्स हो गया। तो कुछ बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा, तो वो घबराना नहीं है, दोनों चीजें सेम है। लेकिन मैंने आपको कई बार बता रखा है कि मैं बहुत आसान करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे ज्यादा फॉर्मूले ना हो और इफेक्टिव फॉर्मूलेज हमारे पास हो तो हमारा काम आसानी से चल जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि ज्यादा चीजें याद कर लो और हमें वो ज्यादा चीजें याद भी ना रहे, इफेक्टिवनेस भी ना आए तो कोई फायदा नहीं है ना। जितना ज्यादा साइंस को सिंपल करके पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपके भेजे में बैठेगी। ठीक है, तो उसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि हम केवल क्या याद रखेंगे, एन नॉट अपॉन में एन। एन नॉट मतलब इनिशियली एटम्स कितने प्रेजेंट थे या इनिशियली अमाउंट कितना था और आफ्टर टी टाइम बाद अमाउंट कितना हो गया,
बस इससे ज़्यादा हमें कुछ याद नहीं रखना और आपके सारे सवाल होते जाएंगे, ये गारंटी है। ओके, बस ये इसलिए बता दिया कि अगर आप कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं तो वहां पे a/a-x लिखा हुआ दिख गया, फिर आप कहोगे अरे उनने तो n0/n बताया था, यहाँ तो a/a-x आ रहा है। इस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे a/a-x बता रहा हूँ। ओके, चलिए, तो अब हमें क्या क्या पता चल गया। हमने हाफ लाइफ के बारे में बात कर ली, हमने इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में बात कर ली, रेट ऑफ रेडिएक्टिव डिके क्या होता है ये भी बता दिया, ठीक है, और कुछ ये वैल्यूज। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद आप देखो एवरेज लाइफ भी बताई जाती है किसी भी रेडिएक्टिव आइसोटोप की, ठीक है। एवरेज लाइफ क्यों बताई जाती है? तो लाइफ स्पैन बहुत कम होता है इनका, रेडिएक्टिव जो डिकेज होते हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, इस वजह से क्या होता है इनका एवरेज लाइफ कैलकुलेट की जाती है। तो एवरेज लाइफ को किससे बताते हैं? टाउ से बताते हैं। किससे? साइन क्या होता है? टाउ होता है, और जो टाउ होता है वो 1 डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। जो टाउ होता है वो 1 डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर आता है। ओके, तो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/k। अब भाई देखो 1/k का बात कर रहे हैं तो यहां से देखो इस चीज को देखना, इस वाले फॉर्मूले से देखना, TF इज इक्वल्स टू 0.693/k है कि नहीं। अब 1/k की वैल्यू यहां से क्या होगी? TF अपॉन में 0.693, 1/k की वैल्यू क्या होगी? 0.693 नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/k का? 1/k का फॉर्मूला हो जाएगा TF अपॉन में 0.693, ठीक है। अब टाउ इक्वल्स टू 1/k है, टाउ इक्वल्स टू 1/k है, और 1/k की वैल्यू T½ अपॉन में 0.6932 है, तो टाउ की वैल्यू डायरेक्टली उसको नहीं लिख सकते, T½ अपॉन में 0.6932, तो मैंने वही लिख दिया कि टाउ इक्वल्स टू T½ अपॉन में 0.693। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, मतलब T½ को साइड में रखिए, 1/0.693 को जब आप सॉल्व करते हैं तो 1.44 आता है। कितना आता है? 1.44। आप कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो जो आपका टाउ होता है किसी भी रेडिएक्टिव आइसोटोप के लिए वो कितना होता है? 1.44 इंटू उसकी T½ अगर आपको उसकी हाफ लाइफ पता है तो आप हाफ लाइफ में 1.44 का मल्टीप्लाई करके उस आइसोटोप के लिए एवरेज लाइफ बता सकते हैं, किसकी एवरेज लाइफ कितनी होगी। ओके, अगर आपको उसकी हाफ लाइफ पता है तो 1.44 का मल्टीप्लाई कीजिए, उसकी एवरेज लाइफ पता चल जाएगी, मतलब टाउ पता चल जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, जो एवरेज लाइफ होती है वो क्या होती है? 1/k के बराबर। तो हम लोगों ने हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज किया, 1/k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? T½ अपॉन में 0.693 आ गई। ओके, तो 1/k की जगह पे क्या रख दिया? T½ अपॉन में 0.693 रख दिया। ओके, फिर हमने यहाँ पे क्या किया? सॉल्व किया है 1/0.693 को, जो कि कितना आता है? 1.44 आता है, और T½ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं केवल इतना बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी आइसोटोप की हाफ लाइफ पता है तो आप उसकी एवरेज लाइफ आसानी से बता सकते हैं। ओके, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि टोटल लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज इन्फिनिटी, ठीक है। किसी भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप की टोटल लाइफ क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, ये याद रखना। हम लोग तो ऐसा कह देते हैं खत्म हो गया, लेकिन रेडियो आइसोटोप जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी एवरेज लाइफ, मतलब उनकी टोटल लाइफ होती है, वो कितनी होती है? इन्फिनिटी, कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज इन्फिनिटी, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की टोटल लाइफ कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ओके, तो चलिए दोबारा से एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो ऐसी रेडियो एक्टिविटी, या फिर ऐसा मान के चलो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो खुद से ही क्या होते हैं, जो खुद से ही एमिशन प्रोवाइड कराते हैं, किस किस का? अल्फा बीटा रेस का, गामा रेडिएशंस का, खुद से ही अपने आप नेचुरली, तो उन्हें आप क्या कहते हो? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन वही अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या करा दी जाए? बॉम्बार्डिंग करा दी जाए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जब इनकी बॉम्बार्डिंग करा दी जाए तो वो अपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में टूट जाता है, तो उसे आप क्या कहते हो? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हो, ये बताया। उसके बाद मैंने बताया रेट ऑफ डिके कांस्टेंट, या रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, या फिर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या बताया कि कोई रेडियो आइसोटोप, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप
जब अपने पार्टिकल्स में एमिट हो जाता है, जब पार्टिकल्स का एमिशन करता है तो उसे आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके या फिर डिसइंटीग्रेशन। ओके ठीक है। फिर हम लोगों ने एक डेरिवेशन करी जिसमें हमने बताया कि अगर एन नॉट एटम्स इनिशियली दे रखे हैं और आफ्टर टी टाइम बाद एन एटम्स बचते हैं तो उसके लिए आप किस तरीके से डील करेंगे। तो हमने बताया कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, माइनस डी एन अपॉन में डी टी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टाइम टी के बाद जो एटम्स बचे हैं उनके प्रोपोर्शनल होता है। माइनस इसलिए लगा कि टाइम के साथ वो कम होते जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। ठीक है चलिए, तो नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, के कांस्टेंट ले आए, के कांस्टेंट ले आए। अब इस के को क्या बोला गया, के को क्या बोला गया, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डिके कांस्टेंट। ओके, जब आप के का मल्टीप्लाई टाइम टी के बाद बचने वाले नंबर ऑफ एटम्स से कर देते हो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। जब भी आपसे सवालों में एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाएगा तो आप किस वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे, के इंटू एन को फाइंड कर रहे होंगे। उसके बाद यहां से मैंने केवल ये बताया कि इस फॉर्मूले को जब आप ड्राइव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की डेरिवेशन जैसा, तो आपको एग्जैक्ट यही फॉर्मूला दिखेगा, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन में एन। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हाफ लाइफ बताइए, हाफ लाइफ क्या होती है, किसी भी स्पीसी की जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाए, आधी हो जाए, उसी टाइम को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा टाइम जिस पर किसी भी स्पीसी की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाए, आधी हो जाए, उसे आप क्या कहते हो, हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ भी तो वैसे ही आएगी ना भाई। हाफ लाइफ कैसे आएगी, ln2/k या फिर 0.693 अपॉन के, वही मैंने दोबारा से लिख दी। इसके बाद हाफ लाइफ के बाद रेडियो एक्टिव डिकेज के लिए एक और टाइम निकाला जाता है जिसका नाम होता है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ जैसे आप किससे दिखाते हो, टाउ से दिखाते हो, किससे दिखाते हो, टाउ से। और जो टाउ की जो वैल्यू होती है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के रेसिप्रोकल होती है, मतलब टाउ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के। अब 1 अपॉन के की वैल्यू जब मैं हाफ लाइफ से पुट करता हूं, हाफ लाइफ का यूज करके, तो कितनी आ जाती है, हाफ लाइफ अपॉन में 0.693। तो जब आप 1 अपॉन 0.693 को सॉल्व करते हो तो 1.44 आता है। इसका मतलब जो एवरेज लाइफ होती है, मतलब जो टाउ होता है वो क्या आ जाता है, 1.44 इंटू टी हाफ। मतलब अगर आपको किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का या रेडियोएक्टिव आइसोटोप का आपको क्या पता है, हाफ लाइफ पता है, तो आप उसकी एवरेज लाइफ बता सकते हैं। ओके ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी टोटल लाइफ कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी टोटल लाइफ कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद में हमें ये 2 सवाल करने हैं। कितने सवाल करने हैं, ये 2 सवाल करने हैं। इन 2 सवालों को करने के बाद आज के लेक्चर को रैप कर देंगे, क्योंकि एप्लीकेशंस भी खत्म हो जाएंगी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके से ऑर्डर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे और टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ओके, आई नो मैं 2-3 दिन लेट हो गया बिकॉज कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स नहीं बना पाया। तो आगे से मैं पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूँगा और जो हमने टाइम निश्चित किया है उसी टाइम पे आराम से सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ओके चलिए अब इस कुछ सवाल को देख लेते हैं। तो सवाल को जरा देखना, आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0.125 ग्राम out of initial quantity of 1 gram of radioactive isotope remains behind. What is its half life period? What is its half life period? तो देखो जरा, जो जो चीजें हमें पता होती है ना उनको सबसे पहले लिख लेते हैं हम। तो टाइम दे रखा है 24 आवर्स, टाइम दे रखा है कितना, 24 आवर्स। उसके बाद किसी मतलब टाइम के बाद में, टी टाइम के बाद में, मतलब 24 घंटे के बाद में कितना बचता है, 0.125 ग्राम बचता है। मतलब एन दे दिया, क्या दे दिया, एन दे दिया। तो मतलब जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो कितनी दे दी, 0.125 दे दी। ठीक है, और इनिशियली वो कितना था, 1 ग्राम था। इनिशियली वो 1 ग्राम था। इनिशियली मतलब एन नॉट की वैल्यू कितनी दे दी, 1 ग्राम दे दी। अब आपसे वो टी हाफ पूछ रहा है। तो भाई ये जरा इधर ध्यान से देखो, टी हाफ का अगर मुझे टी हाफ चाहिए तो मतलब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए।
अगर के की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो मैं टी एफ निकाल दूंगा, और के की वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो करते हैं k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन मैन। ठीक है, ये तो होगा, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, 2.303 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाई लॉग एन नॉट की वैल्यू कितनी है, एन नॉट कितना दे रखा है 1 ग्राम, और एन की वैल्यू कितनी थी 0.125। ठीक है भाई, तो यहां से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहां से जब के की वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बाद आप आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं। ठीक है, यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी आप वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं, इस पूरे को आप आसानी से देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लिया, अगर आपको इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो पॉज कर लीजिए और दोबारा से चेक करके देख लो। तो जब आप इसको यूज मतलब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.086 आर इनवर्स, 0.086 आर इनवर्स। ठीक है, तो के की वैल्यू पता चल गई। अब जब के की वैल्यू आ गई है तो उसके बाद हमें टी ऑफ का फॉर्मूला लगाना है। टी ऑफ का फॉर्मूला क्या था 0.693 अपॉन के। देखिए जरा, तो जब टी हाफ का फॉर्मूला लगा देंगे 0.693 अपॉन के, तो 0.693 और के की वैल्यू कितनी निकाली 0.086, कितना आएगा, कितना आएगा चेक करके बताओ। इसका आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कीजिए, 693 अपॉन 86, 693 अपॉन 86, तो ये लगभग 8 घंटे के बराबर करीब आएगा। ठीक है, तो जो टी हाफ होगा, जो टी हाफ होगा वो कितना आ जाएगा 8.0 आवर्स। ठीक है, तो ये जो रेडिएक्टिव डिके हुआ है उसका हाफ लाइफ कितना आया 8 आवर्स। और बहुत आसान सवाल था कि नहीं, सिंपल क्या किया, इनिशियली 1 ग्राम दे रखा था और 24 घंटे के बाद कितना बचा 0.125 बचा। तो यहां से देखो जरा, जब टाइम टी के बाद में जो बचता है उसे हम एन मानते हैं, और इनिशियली कितना होता है एन नॉट होता है, या फिर आप बुक के हिसाब से मान लीजिए ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, क्योंकि हमसे टी ऑफ पूछा गया था, तो टी ऑफ का फॉर्मूला तो ये होता है 0.693 अपॉन के। अब इस सवाल में के तो दे नहीं रखा था, तो लेकिन ये वैल्यूज गिवन थी, तो इन वैल्यूज का यूज करके हमने क्या निकाला, पहले के निकाला और टी ऑफ के फॉर्मूले में पुट किया और हमारा टी ऑफ सामने आ गया। ठीक है, हाँ, और कोई अगर आपको इस सवाल में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज दिस। किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना दे रखा है 100 सेकंड दे रखा है, कितना सेकंड 100 सेकंड दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट डिके कांस्टेंट एंड एवरेज लाइफ। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है, डिके कांस्टेंट बताओ कितना होगा। डिके कांस्टेंट मतलब के कितना होगा, क्या पूछा जा रहा है के कितना होगा। ठीक है, उसके बाद एवरेज लाइफ पूछ रहे हैं कि एवरेज लाइफ कितना होगा, टाउ कितना होगा। तो आसान है, एक बार अगर के की वैल्यू पता निकालेंगे तो उसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, क्योंकि टाउ इक्वल्स टू 1/k होता है। अब हाफ लाइफ गिवन है तो हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से क्या टी हाफ नहीं आएगा, मतलब के नहीं आएगा। जरा चेक करते हैं, देखो टी हाफ की वैल्यू गिवन कर रखी है, टी हाफ की वैल्यू दे रखी है आपको 100 सेकेंड। तो यहां से हम लोग क्या करें, टी ऑफ का फॉर्मूला लगा देते हैं। टी ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के, और ये कितना दे रखा है 100 सेकंड दे रखा है भाई। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0.693 अपॉन 100, ये तो होगी 0.693 अपॉन 100। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, के की वैल्यू आ जाएगी 0.00693 सेकेंड इनवर्स। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, दिख गया पहला आंसर। ठीक है, अब हमें निकालना है टाउ, टाउ निकालना है। तो टाउ क्या होगा, टाउ तो भाई 1/k के बराबर होता है। टाउ किसके बराबर होता है 1/k के बराबर। तो 1/0.00693, इसको सॉल्व कर लेंगे
अब तो मैथमेटिकल है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर पता कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 144.3 सेकेंड, 144.3 सेकेंड, एक ही आ जाएगा। ठीक है, और एक ही आंसर आ गया हमारा। बहुत आसान सवाल नहीं है। टी हाफ दे दिया, टी हाफ दे दिया और के पूछ रहा है, डी की कॉन्स्टेंट पूछ रहा है, तो टी हाफ वाले फॉर्मूले में सवाल को रखा, के की वैल्यू ले आए। ओके, फिर उन्होंने एवरेज लाइफ पूछ ली। एवरेज लाइफ क्या होता है, टाउ, और टाउ की वैल्यू क्या होती है 1/k, के की वैल्यू ऊपर निकाली, 1/k किया, आंसर कितना आ गया 144.3 सेकेंड। ओके, इसके बाद अब सवाल में आगे कुछ और भी बोला गया है, जरा पढ़ने की कोशिश करो। सवाल में आगे क्या बोला गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लूज इट्स एक्टिविटी बाई 90%, टू लूज इट्स एक्टिविटी बाई 90%। अब 90% लूज करने का मतलब क्या हो गया भाई, 90% लूज करने का मतलब क्या हो गया कि 10% ही बचा, केवल 10% बचा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा चेक करो, अगर इनिशियली वो 100 था, इनिशियली वो 100 था, अब 90% डिसइंटीग्रेट हो गया, तो कितना बचेगा 10% ही तो बचेगा, मतलब 10 बचेगा। इसका मतलब अगर ये 90% लूज हो जाता है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे n0 अपॉन में n की वैल्यू निकालूं, n0 अपॉन में n की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कितनी आएगी, n0 शुरुआत में तो 100 था, अब ये 90% कम हो गया, तो नीचे कितना बचा 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, शुरुआत में 100 और 100 में से कितना कम हो गया 90 कम हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 10 आ गया। अब टाइम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना। तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा दें, n0 अपॉन में n की वैल्यू तो पता है 10 आ गई, k की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, टाइम ही तो बचा, टाइम की वैल्यू रख देते। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 अपॉन k log n0 अपॉन में n, log n0 अपॉन में n, और k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी थी 0.00693, और ये हो गया n0 अपॉन में n की वैल्यू 10 है, तो log 10, log 10 तो 1 होता है। आपको सिंपली क्या सॉल्व करना है, 2.303 अपॉन 0.00693, इसको सॉल्व करना है, बहुत ऐसा कोई टफ नहीं है। अभी मैथमेटिकल का सवाल, मैथमेटिक्स का सवाल हो गया, टाइम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा यहां से, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो टाइम कुछ इस तरीके से आएगा 332.3 सेकेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस सवाल में 3 वैल्यूज को फाइंड कर लिया। कितना फाइंड कर लिया, इस सवाल में 3 वैल्यूज को फाइंड किया। सबसे पहले क्या बोला गया था, हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखी है तो हमें के बता दो कितना होगा, हमें टाउ बता दो कितना होगा। तो हाफ लाइफ दी थी, हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा, के की वैल्यू निकालना है। के की वैल्यू आने के बाद में टाउ तो बहुत आसान होता है, जो के की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल कर दो, टाउ आ जाता है। तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया और टाउ आ गया कितना 144.3 सेकेंड, ये पॉइंट है भाई। ठीक है, 144.3 सेकेंड, ये आपका क्या आ गया, टाउ आ गया। अब सवाल में आगे ये बोला गया था कि अगर इसकी एक्टिविटी 90% लूज हो जाए तो टाइम कितना लगेगा। अगर एक्टिविटी 90% लूज हो जाए तो टाइम कितना बचेगा। तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया, अगर 90% लूज हुई है इसका मतलब n0 अपॉन में n का n0 अपॉन में n की वैल्यू निकाल लो। शुरुआत में 100 थी और अब कितनी बची है 10, मतलब भाई 90% लूज होगी तो 10 ही तो बची, तो 100/10 मतलब 10 आ गया। ठीक है, n0 अपॉन में n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब सिंपली हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया। k की वैल्यू हमें बता दी 0.00693, 2.303 तो है ही, log n0 अपॉन में n की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली 10 कैलकुलेट कर ली। सारी वैल्यूज को पुट किया तो टाइम कितना आ गया 332.3 सेकेंड्स। ओके, टाइम कितना आ गया 332.3 सेकेंड्स। तो यहां से आपका टाउ आ गया, टाइम भी आ गया, के भी आ गया। मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई सवाल पूछे जाएंगे, सारी वेराइटीज करा दी। ठीक है, देखो वैल्यूज गिवन हो तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सवाल था। ठीक है, के की वैल्यू निकालने के बाद टी हाफ कैसे निकालेंगे वो भी बता दिया। उसके बाद अगर उल्टा सवाल बोल दिया जाए कि टी हाफ कितना होगा, तब भी आप वैल्यूज को बता सकते हैं।
ठीक है। अगर एक सवाल ये भी बनता है कि सारी चीजें देके पूछे कि इनिशियली वो कितना था या कितना बचा, जैसे यहाँ पे 90% पहले दे दिया, अब आपसे उल्टा पूछ लिया था 90% कितना, मतलब इस टाइम पे कितना बचेगा, तो उसमें क्या होगा, एंटी लॉग का यूज करना पड़ेगा और एंटी लॉग की वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी, ये गारंटी से बोल रहा हूँ। एंटी लॉग की वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी, तो आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने के बाद में जो एंटी लॉग की वैल्यू आपको दे रखी होगी उसका यूज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट आपके यही रहेंगे। आपको पहले कुछ इस तरीके से प्रोसीड करना है, इन फॉर्मूलेस का यूज करना है और आपके डिके कांस्टेंट के सवाल या रेट ऑफ रिडक्टिव डिके के सवाल आसानी से हो जाएंगे। बस आपको कुछ जैसे अलग से नहीं सोचना है, बस आपको ये सोचना है कि हम फर्स्ट ऑर्डर के ही सवाल कर रहे हैं। किसके सवाल कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के ही सवाल कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने केवल क्या पढ़ा, रेडियोएक्टिव डिके। रेडियोएक्टिव डिके के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं इसे बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूँ और अलग तरीका है भी, क्योंकि ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में। इसलिए मैं चाह रहा था कि एक प्रॉपर लेक्चर केवल किस पे हो, रेडियोएक्टिव डिके के ऊपर हो, जो कि मैं बता चुका हूँ सारा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आपने काफ़ी एंजॉय भी किया होगा। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ और आगे भी लाऊंगा, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम को फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से केमिस्ट्री के पेपर में हाई से हाई स्कोर करेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर करो यार, बताया करो कम से कम कि मुझे अभी कितने सुधार करने हैं, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो। थैंक यू सो मच।